हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल बातें किताबों की मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय पश्चात एक ऐसी किताब की चर्चा करने जा रही हूँ जिसमें गहरे रूप में प्रेम को व्याख्यायित किया गया है। प्रेम की तमाम संभव सीमाओं के भीतर पीड़ा का, दुख का अन्वेषण किया गया है। मेरे हिसाब से यह किताब प्रेम की अनुभूति है। उस किताब का नाम है नदी के द्वीप। जी हाँ दोस्तों, अज्ञेय द्वारा रचित नदी के द्वीप उपन्यास की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम अज्ञेय जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के तमाम विधाओं में लेखनी चलाकर ख्याति प्राप्त करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान में हुआ। ये एक क्रांतिकारी भी रह चुके थे, तो इस कारण इन्हें काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा और इन्होंने काफ़ी सारी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें से सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स जैसी पत्र पत्रिकाएं काफ़ी चर्चित भी रही हैं। दोस्तों, अज्ञेय जी ने सभी विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। उनकी कविता संग्रह इस प्रकार है दोस्तों। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, भावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरी वो करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार आदि। इसके अलावा इन्होंने 3 उपन्यास लिखे, जिनमें से इनका पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं इन्होंने। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। निबंध संग्रह लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। कई सारे ग्रंथों को इन्होंने संपादित भी किया है। ये तार सप्तक के मुख्य कवि रह चुके हैं। प्रयोगवाद के पुरस्कृतकर्ता हैं, या फिर हम कहें कि ये प्रयोगवाद के प्रारंभकर्ता हैं। प्रयोगवादी कवि के रूप में भी ये चर्चित हुए हैं। इनकी रचना आंगन के पार द्वार, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1987 4 अप्रैल को इनका निधन हो गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी किताब नदी के द्वीप की तरफ। इस किताब का प्रकाशन 1951 को हुआ था। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें पात्रों को केंद्र में रखकर विचारों को व्यक्त करने का प्रयास अज्ञेय जी ने किया है। और इस उपन्यास में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। पूरे उपन्यास की जो कहानी है इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास के पात्र नदी के द्वीप की तरह हैं, जो चारों ओर से नदी की धारा से घिरे हुए होकर भी अकेले हैं और अपने अपने में स्वतंत्र हैं। भुवन एक विज्ञान का प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है। रेखा एक परित्यक्ता स्त्री है। गौरा भुवन की छात्रा रह चुकी है। चंद्रमाधव एक जर्नलिस्ट है। इसके अलावा इस उपन्यास में और 2 गौण पात्र हमें देखने को मिलते हैं, वो है हेमेंद्र और रमेश चंद्र। उपन्यास के प्रारंभ में हमें पता चलता है कि चंद्रमाधव और भुवन मित्र हैं। रेखा, चंद्रमाधव और भुवन एक कॉफ़ी कैफे में मिलते हैं। रेखा चंद्रमाधव से मिलने आई हुई थी और रेखा की मुलाकात वहीं पर भुवन से हो जाती है। भुवन रेखा से मिलकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। चंद्रमाधव इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि चंद्रमाधव कहीं ना कहीं रेखा को हासिल करना चाहता था। चंद्रमाधव की अगर हम बात करें तो वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, एक जर्नलिस्ट है। फिर भी वो कहीं ना कहीं रेखा को हासिल करने की इच्छा रखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी मान्य नहीं है, या उसकी शादी में उसे वो संतुष्टि नहीं मिली है जो एक्चुअली उसे मिलनी चाहिए थी। इस कारण से वो रेखा को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और कहीं ना कहीं
उसे भुवन और रेखा की नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लगती। रेखा और भुवन में प्रेम पनपने लगता है, वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं। रेखा परित्यक्ता होते हुए भी स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। वो हर समस्या का समाधान जुटाने में अपने आप में वो सक्षम है। साथ ही वो भुवन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, लेकिन भुवन के जीवन में कोई समस्या ना हो इसलिए वो अपना एबॉर्शन कराती है। भुवन की बात करें तो भुवन का जीवन को देखने का अलग अंदाज है और वो अपने विज्ञान के एक्सपेरिमेंट में ही लगा रहता है। उसे रेखा की अबॉर्शन की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वो अपने दुख को अपने भीतर ही दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों, गौरा भुवन की शिष्या थी। वो भुवन को भुवनदा कहकर पुकारती थी और उसकी दुनिया कहीं ना कहीं भुवन के इर्द गिर्द ही बसती थी और वो संगीत में महारत हासिल करने के लिए दक्षिण चली जाती है। वो भुवन को लगातार पत्र लिखती रहती है। वो उसकी मुलाकात रेखा से भी एक बार हो जाती है। वो रेखा को भी पत्र लिखती है। चंद्रमाधव को भी वो जानती है, चंद्रमाधव को भी वो पत्र लिखती है। तो आप देख सकते हैं कि इस उपन्यास में पत्र का व्यवहार काफ़ी हुआ है। काफ़ी पत्र हमें इस उपन्यास में पढ़ने को मिल सकते हैं दोस्तों। साथ ही रेखा हेमेंद्र से अलग होकर रमेश चंद्र से विवाह कर लेती है और भुवन को भी गौरा से विवाह करने की सलाह देती है। चंद्रमाधव अपनी पत्नी को छोड़कर वो अलग दूसरा विवाह कर लेता है और बम्बई चला जाता है। मनोविश्लेषणात्मक जरिए से बुना गया यह उपन्यास अज्ञे जी के तीनों उपन्यासों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा उपन्यास है ये। इसमें जो पात्र हैं भीतर से बहुत संवेदनशील है, चाहे गौरा हो, भुवन हो या फिर रेखा, लेकिन वो अपने आप में बुद्धिजीवी होकर भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर हम इस उपन्यास में प्रकृति चित्रण की बात करें तो पूरा उपन्यास प्रकृति के सुंदर चित्रण से भरा पड़ा है। इसके अलावा उपन्यास में पत्र हैं, पत्र ही देखने को मिलेंगे आपको। कविताएं हैं, बहुत सारे गीत आपको, अंग्रेजी के गीत हैं, हिंदी के गीत हैं, हिंदी की कविताएं हैं। बहुत सारी कविताओं से भरा हुआ ये उपन्यास है। पत्रों से भरा हुआ है। बहुत लंबे लंबे पत्र हैं। गौरा द्वारा भुवन को लिखे गए, भुवन द्वारा रेखा को लिखे गए, चंद्रमाधव द्वारा गौरा को लिखे गए। इस तरीके से आधा उपन्यास तो पत्रों से ही भरा पड़ा है। इसके अलावा इस उपन्यास में हम दार्शनिकता देखते हैं, अज्ञे जी की दार्शनिकता। दार्शनिकता के नाम सुनते ही हमें बोरिंग महसूस होने लगता है, लेकिन यह अज्ञे जी की दार्शनिकता है। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ना प्रारंभ करोगे तो आपको अंत तक बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी दार्शनिकता बनी रहे ऐसा आपको महसूस होने लगता है। इसके अलावा अगर हम इस उपन्यास की भाषा की बात करें तो भाषा बहुत कठिन है दोस्तों। जो बिगिनर है उसके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वो इस उपन्यास को कंटिन्यू पढ़ना चालू रखता है तो वो इस उपन्यास को 100% समझ पाता है। मुझे ही 2 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ी इस उपन्यास को, क्योंकि इसमें बीच में थोड़ा सा टूट गया था, मतलब कड़ी मेरी टूट गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे इस उपन्यास को दोबारा पढ़ना पड़ा। लेकिन ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा पैकेज उपन्यास कह सकते हो आप। इसमें बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे ऐसे कोट्स हैं जिसको आप हाईलाइट करके रखना पसंद करोगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के कोई ना कोई संदर्भ में हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये अज्ञे जी की भाषा है और अज्ञे जी को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस उपन्यास को एक बार पढ़कर देखिए। आपको वास्तव में अज्ञे जी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लेखक हैं वो। उनकी कविताएं वैसे ही बहुत अच्छी रहती हैं। उनका उपन्यास, इससे पहले मैंने इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा था, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक ही भाग पढ़ चुकी हूँ मैं, लेकिन नदी के द्वीप उससे भी बहुत बहुत बेटर है दोस्तों। तो इस उपन्यास को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। बहुत सारी बातें इस किताब से संबंधित मैंने करी हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगे। साथ ही दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि यह किताब मुझे गिफ्ट के रूप में मिली, अंतरा परिवार की तरफ से मिली है।
और मेरे अंतरा परिवार की तरफ से। और मेरे अंतरा परिवार के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, खास करके अर्चना दीदी का, और मन्नू भैया ने इतनी प्यारी मुझे किताब दी। सो थैंक यू सो मच। और मैं इस वीडियो का अंत में मैं यही कहूँगी कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके की और भी किताबें पढ़ते रहिए। और एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी, उससे पहले लास्ट में मैं इसी किताब की एक दो पंक्तियाँ सुनाऊँगी। हम सब नदी के द्वीप हैं, द्वीप से द्वीप तक सेतु हैं, सेतु दोनों ओर से पैरों के नीचे रौंदा जाता है, फिर भी वह दोनों को मिलाता है, एक करता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। धन्यवाद।